हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं DSSB 2023 के लिए। देखिए, जब भी हम लोग तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो पेपर का पैटर्न पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज से हम लोग एक सीरीज, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 2013 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हिंदी के हैं उसकी। तो फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सारे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। उसके बाद हमारी क्लासेस प्रॉपर रूप से चलेंगी। तो जिन बच्चों को तैयारी करना है DSSB का, वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि 2013 में कितने पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल क्या था। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन था स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानिए। जो स्वागत शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, जो स्वागत शब्द है अगर हम लोग उसको तोड़ें तो वो हो जाएगा सु प्लस आगत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सु प्लस आगत बराबर स्वागत होगा। इसमें अयादि संधि है। अब देखिए, हम जब तैयारी करेंगे तो हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि संधि हम लोग कैसे पहचानते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ आंसर देखना है और कौन सी संधि है वो हमें देखना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो देखिए, जो संतान, सकल, सचल, सक्षम जो शब्द है, अगर उसको हम लोग क्रम से अरेंज करें तो सबसे पहले आएगा संतान, उसके बाद आपका आएगा सकल, फिर आएगा सचल और फिर आएगा सक्षम। इसका मतलब पहला हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? देखिए, हमने पढ़ा होगा कि हम लोगों का जो उत्तर पद होता है वो तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर बात करें द्वंद्व समास की, तो जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास की बात करें तो उसमें उपमा, उपमेय और उपमान की बात की जाती है। वहीं हम लोग किसी की विशेषता के बारे में बात करते हैं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास हमेशा संख्यावाची होता है, जैसे तिरंगा हो गया, चौराहा हो गया। तो इसमें जो संख्या वाली जो साउंड आ रही है उसे हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। देखिए, जब भी हम लोग कोई एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करते हैं तो हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसका मतलब पिताजी ने पहले चाय पिया था, उसके बाद दफ्तर गए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक क्रिया करने के बाद पिताजी ने दूसरा क्रिया को किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जिनकी उपमा न दी जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। देखिए, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए शब्द यूज होता है अनुपम। अनुपम मतलब होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो जो समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हमें देखना है कि वो कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उदधि, जलधि, नदी से सिंधु, पारावार, ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। यहाँ हमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग जब भी बोलते हैं प्रिय विषय, प्रिय कवि, मेरा प्रिय मित्र, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं कि प्रिय बैरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न है, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देख लेते हैं हम लोग। पहला हमारा ऑप्शन है वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है आपके आग्रह पर दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है। तीसरा है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। देखिए, कभी भी तेरे को वर्ड यूज नहीं होता है, तुमको होता है, तुझको होता है, लेकिन तेरे को वर्ड यूज नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है? कर्म कारक में, संबोधन कारक में, संप्रदान कारक में या फिर आपादान कारक में? तो कभी भी संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हमेशा संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग जब बुलाते हैं हे हरि, तो हरि क्या है? संज्ञा शब्द है। तो जब भी हम लोग संबोधन करते हैं तो हम लोग संज्ञा शब्दों का यूज करते हैं, सर्वनाम शब्दों का कभी प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुक्रमात्मक नहीं है? अनुकरणात्मक नहीं है। पहला हमारा है फड़फड़ाना, दूसरा है मिमियाना, तीसरा है झुठलाना और चौथा है हिनिनाना। तो देखिए, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। झुठलाना जो है
वो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया किसको कहते हैं? जो कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनने वाले शब्दों की क्रियाएं जो होती है, नाम धातु क्रियाएं उनको बोलते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। वो क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से बनती है उन्हें हम लोग नाम धातु क्रियाएं या फिर अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके किसी और से करवाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। यहाँ अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी दूसरे से करवा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी वाक्यों में क्रियाओं का युग्म है। देखिए इसमें जो हमारा है तुमने मुझे पुस्तक दी, उसमें क्या है, दो कर्म है। एक तो मुझे हो गया और एक हो गया पुस्तक, तो इसमें द्विकर्मक है। दूसरा हमारा जो सेंटेंस है उसमें है तुमने पुस्तक दी, तो इसमें इसमें जो पुस्तक सिर्फ कर्म है, तो जो पहला हमारा हो जाएगा वो द्विकर्मक हो जाएगा और जो दूसरा हमारा है वो सकर्मक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, द्विकर्मक और सकर्मक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो अव्यय शब्द दो पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो भी अव्यय जो दो पदबंधों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। देखिए जब भी हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग शब्द की बात करते हैं, शब्द से दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा बनता है शब्द, तो हम लोग समास कहते हैं। वहीं जब दो वर्डों के मिलने से कोई परिवर्तन होता है तो हम लोग उसको संधि कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चपल शब्द का उचित विलोम चुनिए। देखिए जो चपल होता है उसका मतलब होता है चंचल, तो चंचल का जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, गंभीर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसको हमें पढ़ के हमें आंसर निकालना है। तो हमारा अनुच्छेद है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली के निकट स्थित है। यह हिमालय की निचली श्रेणियों में रामगंगा नदी की घाटी में है। दिल्ली वासी सड़क मार्ग से बड़ी सरलता से यहाँ पहुँचते हैं। वे कुछ रास्ता रेलगाड़ी से और शेष को सड़क मार्ग से भी तय कर सकते हैं। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण 1936 में हुआ था। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अप्रैल 1973 में शिकारियों से बाघ की रक्षा के लिए बाघ परियोजना का शुभारंभ किया इसी उद्यान से किया गया था। बाघों के अतिरिक्त कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में अनेक पशु की बड़ी संख्या में रहते हैं, जैसे भालू, लोमड़ी, लकड़बग्घा, सिवेट, बिलाव भी यहाँ रहते हैं। इन पशुओं के अतिरिक्त सांप जैसे भारतीय अजगर, करैत, नागराज भी इसी उद्यान में मिल जाते हैं। यहाँ वर्ष भर अनेक पक्षी भी देखे जा सकते हैं, जैसे बगुला, ओजन बगुला, हेरोन, खंग, चाली, टिटहरी, कालो गर्दन वाले लगलय पक्षी भी इसी उद्यान में साल भर देखे जा सकते हैं। वास्तव में पक्षियों की लगभग 580 प्रजातियां कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। भारत और विदेश के पर्यटकों को इस उद्यान में आना पसंद है। वे हाथी पर सवार होकर पार्क में बाघ की झलक पाने का आनंद उठाते हैं। हाथी बाघों से नहीं डरते, इसलिए हाथी की सवारी पर्याप्त सुरक्षित और आनंददायक है। चलिए इसका हम लोग आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमारा आंसर है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिल्ली वालों के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना आसान है क्यों? तो दिल्ली वालों के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पहुंचना इसलिए आसान है क्योंकि वो निकटता कारण आसानी से वहां जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दिल्ली के निकट ही है ये, तो आसानी से पहुंच जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अप्रैल 1973 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या प्रारंभ किया गया था? तो हमने पढ़ा है कि अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जितने भी आंसर रहेंगे वो आपके अनुच्छेद में दे दिए रहेंगे, आप लोग आसानी से पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तीसरा हमारा है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के अलावा और कौन सा पशु देखा जा सकता है? तो हमने पढ़ा था लकड़बग्घा। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे सी दे दिया गया लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रजाति शब्द से क्या अर्थ है? प्रजाति मतलब होती है किस्म, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हाथी पर सवारी करके सैर करना क्यों सुरक्षित है? तो हमने पढ़ा था कि हाथी जो होते हैं वो बाघों से नहीं डरते हैं, इसलिए हाथी पर सवारी करना सुरक्षित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।